हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो मेरे प्यारे भाई बहन। उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। आज हम क्लास 6 चैप्टर 5 मेजरमेंट ऑफ लेंथ एंड मोशन पढ़ने जा रहे हैं। बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ाने जाऊंगा और थोड़ा डिटेल कुछ फ़ोटो के साथ भी समझाऊंगा। इसका जो पार्ट है पहले समझेंगे बुक से पूरा लाइन बाय लाइन, क्योंकि ये जो चैप्टर है थोड़ा डिटेल समझना पड़ेगा, क्योंकि ये काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर भी है और समझने वाला चैप्टर है। चलो शुरू करते हैं और रीडिंग करते हैं पहले। तो रीडिंग यहाँ पे ऐसे शुरू होता है कि एक दीपा बोल के एक लड़की है। तो दीपा एक क्यूरियस 11 ईयर ओल्ड गर्ल्स, ये 11 साल की एक लड़की है। लाइव्स इन ए टाउन ऑफ स्टेट ऑफ हरियाणा। हरियाणा का एक जो स्टेट है वहाँ का कोई एक टाउन में वो रहती है। द न्यू स्कूल ईयर हैज़ स्टार्टेड। न्यू स्कूल ईयर स्टार्ट हो जाता है लगभग आपको मार्च में ही शुरू हो जाता है, मार्च 15 को शुरू हो जाता है लगभग। दीपा नीड्स ए न्यू यूनिफॉर्म सिंस सी हैज़ ग्रोन टॉलर। क्योंकि वो लंबी हो गई थी इसीलिए उसको एक नया कपड़ा चाहिए था, न्यू यूनिफॉर्म। हर मदर टेक्स हर टू एक क्लॉथ शॉप। उसको वो एक उसका माँ जो है उसको एक क्लॉथ यानी कि जो कपड़ा बेचने वाले दुकान को लेके गई। सी एक्स्ड फॉर ए 2 मीटर क्लॉथ पीस। तो दुकानदार को क्या बोली, 2 मीटर का कपड़ा मेरे बेटे के लिए दीजिए। द शॉपकीपर मेजर द क्लॉथ्स यूजिंग ए मेटल मेजरिंग रॉड। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मेटल मेजरिंग रॉड है। तो ऐसे एक रॉड का यूज़ किया गया जो कि 2 मीटर मेजर करने के लिए। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास और एक फ़ोटो भी है, आप फोटो में देख सकते हैं कि वो कैसे मेटल मेजरिंग टेप की मेजरिंग रॉड। तो ये एक मेटल का बना हुआ है, मेजरिंग रॉड है, 2 मीटर मेजर कर रहा है ये दुकान वाला। ठीक है, देन उसके बाद क्या हुआ, खरीदने के बाद देन द टेलर टेक्स हर मेजरमेंट। फिर टेलर दुकान पास गए तो वहाँ पे मेजरमेंट लिया गया यूजिंग ए फ्लेक्सिबल मेजरमेंट टेप। ये है फ्लेक्सिबल मेजरमेंट टेप, यानी कि इसको जैसे भी घुमा सकते हो, जैसे भी बेंड कर सकते हो। फ्लेक्सिबल है ना, ये स्ट्रेट नहीं है, सीधा नहीं है। क्योंकि हमको हमारा चेस्ट मेजर करना है, हमारा थाई मेजर करना है, बहुत सारा चीज़ हमको मेजर करना है, तो घुमा घुमा के करना पड़ेगा। स्टील रॉड होगा तो घुमा के हम मेजर नहीं कर सकते हैं, है कि नहीं। हर मदर instructs the tailor to increase the length of her uniform by 4 अंगुला। अब 4 अंगुला क्या होता है वो कंफ्यूज हो गया। 4 अंगुला का मतलब है, फॉर एग्जाम्पल तुमने इतना बड़ा कपड़ा है तुम्हारा रियल मेजरमेंट, तो तुमको और 4 अंगूठी तुम्हारा हाथ में जितना होगा उतना ज़्यादा एक्स्ट्रा कर देना है। 4 फिंगर्स विड्थ, 4 फिंगर ज़्यादा करोगे, क्योंकि बच्ची लंबी हो जाती है, मोटी हो जाती है। इन बीच में कितने बार, 1 साल के लिए 2 साल के लिए हम सिला रहे हैं, तो कितने बार हम करते रहेंगे, सिलाते रहेंगे आपके पास आके। इसीलिए आप 4 अंगुली बढ़ा कर दो। अच्छा, तो फिर ये कंफ्यूज हो गई दीपा। आर द टेप and the rod similar to the scale that the elder sister has in the geometry box। geometry box में वो देखी हुई है कि जो इस प्रकार का एक स्केल है। तो वो जो लेंथ मेजर किया वो दुकान वाला जो कपड़ा दे रहा था स्टील रॉड, और वो टेलर जो है वो फ्लेक्सिबल रॉड यूज किया, फ्लेक्सिबल जो टेप यूज किया। ये सारे के सारे मेजरमेंट हमारे बड़ी दीदी का जो स्केल है उसी के साथ सेम टू सेम है कि अलग है, वो उसका दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा है। फिर आ रहा है व्हाट डिड मदर मीन्स बाय 4 अंगुला। ये 4 अंगुला क्या चीज़ होता है। फिर वो किसी से नहीं बोली, आके उसके दोस्त के साथ डिस्कशन करने लगी। दीपा शेयर्ड हर एक्सपीरियंस विथ हर स्कूल फ्रेंड्स अनीस, हरदीप, पद्मा, तंसीम एंड दिस लीड टू ए डिस्कशन एमंगस्ट देम। इनके बीच में एक बहुत बड़ा डिस्कशन होने लगा। ठीक है, अब उसके बाद डिस्कशन हो रहा है यहाँ पे, हाउ डू यू मेजर, कैसे हम लोग मेजर करेंगे। हरदीप सेज आई हैव सीन माई ग्रैंड मदर यूज मेजरिंग क्लॉथ्स बाय लेंथ ऑफ हर आर्म। उसका जो ग्रैंड माँ है वो मेजर करती है हमेशा ऐसे आर्म में,
कपड़ा को वैसे आर्म, यानी कि यहाँ से यहाँ हो गया एक आर्म, फिर इधर से इधर हो गया दो आर्म, यहाँ से यहाँ आ गया तीन आर्म, ऐसे करके मेजर करती है उसके ग्रैंड माँ, वो देखा है। ठीक है। हैव यू एवर सीन हाउ ए फार्मर मेजर्स लेंथ ऑफ डिवाइड हिज फील्ड इनटू बेड? फील्ड इनटू बेड मतलब ये बहुत बड़ा फील्ड होता है, एक फार्मर का तो बहुत बड़ा फील्ड होगा, उसको भी क्या करते हैं, छोटे छोटे टुकड़े में करते हैं, बेड में, छोटे छोटे टुकड़ा, इतना भी छोटा नहीं, मतलब बेड में कन्वर्ट कर देते हैं। क्यों? क्योंकि ताकि अच्छा से वो एक एक बेड को वो देखभाल कर पाएँ, वहाँ पे पानी दे पाएँ, फर्टिलाइज़र वगैरह दे पाएँ, अगर कोई वीड्स वगैरह है तो उसको निकाल पाएँ, इसलिए छोटे छोटे बेड्स में कन्वर्ट करते हैं। तो आप लोग देखे हो कभी कैसे मेजर करते हैं? ही वॉक्ड एंड काउंट द नंबर ऑफ ही स्ट्राइड से पद्मा। पद्मा बोलती है कि जब वो लोग मेजर करते हैं स्ट्राइड, स्ट्राइड क्या है? ये पहले एक पैर से दूसरे पैर का जो डिस्टेंस होगा, थोड़ा लंबा चौड़ा करेंगे एक पैर, ये तो दौड़ रहा है आदमी, लेकिन ऐसे सोचो कि जी अगर वो चलता तो एक पैर के दूसरे पैर का जो डिस्टेंस होगा वो स्ट्राइड होता। वैसे मेजर करते 5 स्ट्राइड 10 स्ट्राइड में एक हम लोग बेड बनाएंगे। ठीक है, इस प्रकार का मेजर होता है। तो ओ नॉट जस्ट द लेंथ ऑफ द स्ट्राइड, ऐसा नहीं कि सिर्फ वो लेंथ स्ट्राइड में मेजर करते हैं, समटाइम्स दे ऑल्सो यूज द लेंथ ऑफ देयर फीट टू मेजर। एड अनीस, अनीस बोलता है कि ऐसा नहीं कि सिर्फ वो स्ट्राइड में मेजर करते हैं, ऐसा नहीं कि पैर को फैला फैला के मेजर करते हैं, कभी कभी तो वो फीट में भी मेजर कर लेते हैं। ऐसा कुछ 4-5 स्ट्राइड हो गया, फिर उसके बाद 2-3 फीट हो गया, ऐसे फीट हो गया, मतलब कि जानते हो, ये देखो फोटो देखो, देख सकते हो। ठीक है, तो ऐसे भी मेजर करते हैं। दीपा सेज एक्साइटली मेजरिंग लेंथ यूजिंग बॉडी पार्ट मस्ट बी सो मच फन। ऐसा तो बहुत मजा लगेगा यार, हमारा बॉडी पार्ट को हम यूज करके अगर कोई चीज को मेजर करेंगे तो हमको तो बड़ा मजा लगेगा। लेट अस ऑल्सो मेजर समथिंग यूजिंग ए बॉडी पार्ट। चलो हम लोग भी कुछ मेजर करते हैं। तो व्हाट शुड वी मेजर, क्या हम मेजर करेंगे? ओके, लेट अस मेजर द लेंथ ऑफ द टेबल इन आवर क्लासरूम से तंसीम। तो वो तंसीम बोल के जो लड़की है बोलती है कि चलो हमारा जो स्कूल में जो क्लासरूम में टेबल है उसको हम लोग मेजर करते हैं। पद्मा एड्स एंड which बॉडी पार्ट शुड वी यूज टू मेजर इट। ऐसा तो हम मेजर तो कर लेंगे, लेकिन कौन सा बॉडी पार्ट को हम यूज करेंगे मेजर करने के लिए? तो दीपा सेज लेटस यूज आवर हैंड्सपम्प। हैंड्सपम्प देख सकते हो, ये फोटो में ये है हमारा हैंड्सपम्प में यूज किया जा रहा है टेबल को। तो हैंड्सपम्प यानी कि यहाँ से थंब से लेके तुम्हारा लास्ट लिटिल फिंगर का जो मेजरमेंट है उसको सीधा सीधा ऐसे मेजर कर दोगे, जितना होगा वन हैंड्सपम्प। फिर यहाँ पे एक मार्क दे दोगे, मार्क देने के बाद फिर दूसरा तुम्हारा थंब से फिर लिटिल फिंगर, एक दूसरा हैंड्सपम्प, फिर तीसरा हैंड्सपम्प, ऐसे करके मेजर करेंगे। आया बात समझ में? आई विल शो यू हाउ टू यूज इट। चलो हम दिखाएंगे कैसे यूज किया जाता है। आई हैव सीन माई मदर यूज इट। मैं देखा हूं मेरा माँ मेजर करती है, इसीलिए चलो मैं तुमको दिखाता हूं। सी कॉल्ड इट बलिस्ट। इसको क्या बोलते हैं? बलिस्ट बोलती है मेरे माँ। ठीक है। हरदीप एड्स ओके लेट अस ऑल्सो नोट डाउन आवर मेजरमेंट। ऐसा करेंगे, क्यों सिर्फ मेजर करेंगे, उसका नोट डाउन भी करते हैं। तो नोट डाउन करने लगे, तो जब नोट डाउन करने लगे तो देखे कि अनीस का मेजरमेंट हुआ स्लाइटली मोर देन 13 यानी कि 13 हैंड्सपैम, उससे थोड़ा ज़्यादा। पद्मा का कितना हुआ? एग्जैक्टली 13। तंसीम का कितना हुआ? स्लाइटली लेस देन 13 हैंड्सपम्प। फिर दीपा का कितना हुआ? बिटवीन 13 to 14 हैंड्सपम्प। और हरदीप का कितना हुआ? 14 हैंड्सपम्प। तो अलग अलग सबका हुआ। तो पद्मा सेज ओह द नंबर ऑफ द हैंड्सपम्प इज डिफरेंट फॉर ऑल ऑफ अस। सबका कैसे अलग हो गया यार? टेबल का तो मेजरमेंट एक होना चाहिए, सबका कैसे अलग हो गया? सो व्हाट कैन वी से अबाउट द लेंथ ऑफ द टेबल। टेबल का लेंथ को हम कौन सा लेंगे? एक्यूरेट कौन सा लेंगे? इतना सारा टेबल, हर बच्चे को जितना बोलेंगे सबका अलग अलग होगा, तो फिर एक्चुअल मेजरमेंट कौन सा होगा जी? बट वाई शुड द नंबर बी डिफरेंट। बात यहां पे आता है, जो हरदीप बोलता है एक्स थ्रोफुली कि डिफरेंट हुआ क्यों, पहले बताओ। डिफरेंट होगा अलग बात है, क्या करेंगे, कौन सा मेजरमेंट लेंगे वो अलग बात है, पहले बताओ ये डिफरेंट हुआ क्यों, क्यों हुआ? तंसीम बोल के जो लड़की है बोलती है आई कैन गेस आवर हैंड्सपम्प्स आर ऑफ ए डिफरेंट साइज। हर बच्चा का अलग होगा,
क्योंकि क्योंकि छोटा है, कोई हाइट में बड़ा है, कोई छोटा हाइट है, अलग अलग हाइट है, तो सबका तो अलग होगा ही होगा। तो वो तंसीम बोलती है कि जे सबका हैंड स्पैम सेम नहीं है, अलग है। अनिस गिवन आइडिया, लेट अस चेक दिस, चलो चेक करते हैं, देखते हैं। सो ऑल 5 ऑफ देम पुट देयर हैंड स्पैम अलोंग ईच अदर and arrive at the conclusion that the length of their hand span are different। तो इन लोग एक का ऊपर दूसरा हाथ, दूसरे का ऊपर तीसरा का हाथ ऐसे रखते हुए देखे, अरे हमारा हैंड स्पैम तो डिफरेंट है यार, तो फिर मेजरमेंट तो अलग होगा ही होगा, है कि नहीं, सबका तो अलग होगा। दीपा सेज थॉटफुली, नो वंडर पीपुल यूज स्केल एंड मेजरिंग टेप्स। अच्छा, इसमें वंडर होने का क्या बात है कि जो लोग क्यों स्टील रॉड यूज करता है, क्यों मेजरिंग टेप यूज करता है। हमारा अगर हाथ में मेजर करेंगे, पैर में मेजर करेंगे, ये तो सब नॉन स्टैंडर्ड मेजरमेंट है। नॉन स्टैंडर्ड मेजरमेंट मतलब कि हम लोग सही मेजरमेंट हमको नहीं मिलेगा, है कि नहीं। तो ये तो सारे नॉन स्टैंडर्ड मेजरमेंट हुआ, तो हमको स्टैंडर्ड मेजरमेंट चाहिए था, क्योंकि एग्जैक्ट मेजरमेंट चाहिए। दीपा एंड हर फ्रेंड्स कंपेयर द लेंथ ऑफ द टेबल विथ द लेंथ ऑफ देयर हैंड स्पैम। द लेंथ ऑफ द टेबल इज एक्सप्रेस इन टर्म देयर हैंड स्पैम। तो ये लोग हाथ में जब मेजर किए तो उनका जो मेजरमेंट आया वो कैसे आया, 2 टर्म में आया। कैसे, 13 हैंड स्पैम, ऐसे है ना, 13 हैंड स्पैम या फिर 14 हैंड स्पैम, है कि नहीं। तो एक तो हैंड स्पैम इसका नीचे लगेगा, एक 14 लिखोगे, फिर बगल में क्या लिखोगे, हैंड स्पैम्स तो लिखोगे। हैंड स्पैम्स नहीं लिखने पर क्या सही हुआ, क्या है 13, क्या है 14, 13 आलू है, 14 आलू है, क्या है 13, तो 13 हैंड स्पैम्स लिखना पड़ेगा, 14 हैंड स्पैम ऐसा लिखना पड़ेगा। तो जब वो लोग मेजर किया, यहाँ पे 2 चीज हमने देखा, क्या, हियर द हैंड स्पैन यूज फॉर द मेजरमेंट इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए यूनिट। तो जो हमने हैंड स्पैन को यूज कर रहा है, लास्ट में लिख रहे हैं, वो क्या है, वो एक यूनिट है, वो क्या है, यूनिट है। एंड द लेंथ इज एक्सप्रेस्ड इन 2 पार्ट्स, यहां पे 2 पार्ट में लिखा जाएगा। क्या, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल इफ द लेंथ ऑफ द टेबल इज फाउंड टू बी 13 हैंड स्पैम, मान लो कि जो तुम्हारा 13 हैंड स्पैम हुआ, यहां पे 2 यूनिट हुआ, एक तो हो गया 13, दूसरा हो गया हैंड स्पैम, है कि नहीं। देन 13 क्या है, इज द नंबर एंड हैंड स्पैम इज द यूनिट। तो 13 एक नंबर है और हैंड स्पैम है इसका यूनिट। सिलेक्ट फॉर द मेजरमेंट, इस जो नॉन स्टैंडर्ड हम लोग हाथ में जो मेजर कर रहे हैं हैंड स्पैन को यूज करके, तो यहाँ पे 2 पार्ट हो गया, एक हो गया 13 जो कि नंबर है और हैंड स्पैन जो कि यूनिट है। वैसे ही आप लोग जाते हो आलू खरीदने के लिए, 5 केजी आलू लाते हो, तो वहां पे भी 2 चीज हुआ, 5 हो गया नंबर, केजी हो गया यूनिट। आपका आज टेम्परेचर, आज का आपका जो एरिया में आप रहते हो वहाँ पर टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस हो गया, तो 40 हो गया नंबर, डिग्री सेल्सियस हो गया आपका यूनिट, ठीक है। अच्छा, हाउ एवर हैंड स्पैन एंड अदर सिमिलर यूनिट सच आज लेंथ ऑफ हैंड, फुट, फिस्ट हो गया मुट्ठी, और द फिंगर डिफरेंट फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। ये सारे के सारे लोग, हर एक आदमी का अलग होगा, हैंड अलग होगा, फुट अलग होगा, फिस्ट अलग होगा, फिंगर अलग होगा, डिफरेंट फ्रॉम द पर्सन टू पर्सन। दस देयर इज नीड फॉर सच ए यूनिट फॉर व्हिच मेजरमेंट ऑफ द सेम लेंथ, जो कि ऐसा मेजरमेंट हमको चाहिए कि सेम लेंथ हो। देयर इज नीड फॉर ए सच ए यूनिट फॉर व्हिच मेजरमेंट ऑफ द सेम लेंथ मेड बाई ए डिफरेंट पीपुल डू नॉट डिफर। चाहे जितने भी आदमी मेजर करे, किसी का डिफर नहीं होना चाहिए, ऐसा कुछ सेम लेंथ सेम मेजरमेंट जरूरत है। अब उसी से शुरू होता है स्टैंडर्ड यूनिट। तो चलो पढ़ते हैं फिर, स्टैंडर्ड यूनिट क्या होता है। स्टैंडर्ड यूनिट वो यूनिट है जिसको वर्ल्ड वाइड सबको एक ही यूनिट को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, और इसको समझते हैं सेवरल सिस्टम ऑफ यूनिट इन्वॉल्व्ड दिस टाइम इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो सेवरल यूनिट सिस्टम ऑफ यूनिट इन्वॉल्व है, अगर विथ टाइम, समय टू समय अगर देखा जाएगा तो हर समय पे डिफरेंट
अलग अलग वर्ल्ड का अलग अलग कंट्री में अलग अलग प्रकार की मेजरमेंट लिया जा रहा था, जिससे बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो रहा था। हाउएवर व्हेन पीपल स्टार्ट ट्रैवलिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, अगर इंडिया से कुछ कपड़ा मेजर करके लेते हो, अमेरिका का मेजरमेंट सिस्टम अलग हुआ करता था, चाइना का मेजरमेंट अलग सिस्टम हुआ करता था। इट्स क्रिएट ए लॉट ऑफ कन्फ्यूजन, बहुत कन्फ्यूजन क्रिएट किया। हम मेजर करके आए, बहुत लंबा हमारा था, आप लोग का मेजर के हिसाब से बहुत छोटा हो रहा है, आपको कम, हमें कम पैसा दे रहे हो। तो ऐसे क्या हुआ कि जब बहुत कन्फ्यूजन हुआ, दिस लीड्स टू ए डिफरेंट कंट्रीज amongst कमिंग टुगेदर। इससे क्या हुआ, सारे दिस लीड्स टू डिफरेंट कंट्रीज कमिंग टुगेदर, सब एक साथ आया एंड अडॉप्टिंग ए सेट ऑफ स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट। सब मिलके, सारे कंट्री मिल गया और मिलके बोला कि जो हम लोग मिलके एक स्टैंडर्ड यूनिट मेजरमेंट लाएंगे जो कि हर देश के लिए सेम होगा। द सिस्टम ऑफ यूनिट नाउ यूज्ड इज नोन एज द इंटरनेशनल सिस्टम यूनिट, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट और एसआई यूनिट। एसआई यूनिट का फुल फॉर्म पूछता है, क्या है? इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। हर देश एक साथ आया, बोला कि जे चलो बैठ के बात करते हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ा तकलीफ हो रहा है, प्रॉब्लम हो रहा है। आपका देश में एक मेजरमेंट, मेरे देश में एक मेजरमेंट, आपका देश का मैं कपड़ा लाता हूँ, आपका मेरे देश से कपड़ा लेते हैं, आपका मेजरमेंट अलग हो रहा है, मेरा मेजरमेंट अलग हो रहा है। तो ऐसा नहीं चलेगा, आप लोग एक साथ बैठते हैं हम लोग और बैठ के एक स्टैंडर्ड यूनिट निकालते हैं। तो इसमें क्या निकाला? द एसआई यूनिट ऑफ लेंथ इज मीटर। वो लोग बोला कि जो एसआई यूनिट, लेंथ का जो एसआई यूनिट है वो होगा मीटर। लेंथ यानी कि कोई डिस्टेंस मेजर करते हैं, कपड़ा मेजर करते हैं, उसको बोलते हैं लेंथ। तो लेंथ को हम मेजर करेंगे मीटर में, इसका ऐसा यूनिट होगा। इट्स सिंबल इज सिंपली एम, स्मॉल एम है, कैपिटल एम नहीं है, स्मॉल एम। ए मीटर स्केल इज सोन इन द फिगर 5.2। देखो ये है मीटर स्केल, ऐसा वाला वो बोला कि जी इसको हम लोग मीटर स्केल लेंगे। कितना लंबा है देखो, एक पूरा 1 मीटर का है, तो 1 मीटर स्केल हम लोग मेजर लेंगे इसको। 1 मीटर इज डिवाइडेड इंटू हंड्रेड्स इक्वल डिवीजन। तो ऐसे छोटे छोटे देखोगे तो 100, 1 मीटर क्या है, 100, 100 ठो इक्वल डिवीजन किया गया है इसको अगर देखोगे तो, ठीक है। तो ईच डिवीजन इज कॉल्ड ए सेंटीमीटर। तो यानी कि 1 मीटर कितना हुआ, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। तो इसको लिखो, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। ठीक है, क्लियरली समझ में आया? चलो उसके बाद फिर वो लोग क्या किया, यहाँ पे आते हैं। मे बी फेमिलियर विथ ए स्मॉलर पार्ट ऑफ द मीटर स्केल। तो इसको थोड़ा छोटा कर दिया जाएगा। तो हम लोग 100 सेंटीमीटर जो हुआ, 5 सेंटीमीटर में मेजर करना है, 10 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर, 72 सेंटीमीटर, ऐसे कुछ मेजर करना है तो हम कर सकते हैं। टिपिकली 15 सेंटीमीटर लॉन्ग सोन इन द फिगर। आप लोग इसको देखे हो, 15 सेंटीमीटर आपका स्केल जो होता है ज्योमेट्री बॉक्स में वो होता है 15 सेंटीमीटर का। आप ये सब देखे हो, इसके साथ आप फैमिलियर हो, है कि नहीं? लुक केयरफुली एट द 15 सेंटीमीटर स्केल, इट हैज़ मार्किंग इन सेंटीमीटर फ्रॉम 0 to 15। आप देख सकते हो यहाँ पे 0 से लेके, कहाँ 0 है, यहाँ से 0 है, कहाँ तक शुरू हुआ है, 15 है। तो हर एक डिवीजन को हम क्या लेंगे, 1 सेंटीमीटर लेंगे। अरे यार ये क्या हो गया, 1 मिनट, इसको काट देते हैं। हाँ, तो यहाँ पे एक एक डिवीजन, जैसे 0 से 1 हो गया 1 सेंटीमीटर, 1 से 2 हो गया 1 सेंटीमीटर, 2 से 3 हो गया 1 सेंटीमीटर, ठीक है, 3 से 4 हो गया 1 सेंटीमीटर। तो ये सारे 15 डिवीजन 15 सेंटीमीटर यानी कि 15 बार डिवाइड किया गया है। तो 1 मीटर में वैसे ही 100 बार डिवाइड किया होगा। ठीक है, बात समझ में आ गया? द लेंथ ऑफ एनी सेक्शन बिटवीन 2 कंजिक्यूटिव बिग मार्क, बिग मार्क हो गया ये, जैसे कि हो गया 6 और 7, ये बिग मार्क है। इनको कंजिक्यूटिव बोलते हैं, बगल बगल में। इनके बीच में अगर छोटा छोटा देखोगे तो कितने भाग में पॉइंट हुआ है, ये छोटे छोटे 10 भाग में फिर डिवाइड हुआ है कि नहीं? तो इसको फिर से बोलता है, तो 2 बिग सच एज द बिटवीन 1 to 2 लो या बिटवीन 5 to 6 लो,
इज़ 1 सेंटीमीटर। चाहे तुम 5 से 6 लो, 6 से 7 लो, या 11 से 12 लो, तो वो कितना होगा? 1 सेंटीमीटर होगा। या 14 से 15 लो, 14 to 15 कितना होगा? 1 सेंटीमीटर होगा। ये तो जानते हो स्केल में। ऑब्जर्व दैट दीज सेक्शंस, इसको आप लोग थोड़ा ऑब्जर्व करो तो फिर देखना कि 1 सेंटीमीटर लेंथ आर फर्दर डिवाइडेड इनटू 10 इक्वल पार्ट्स। अब देखो कि जे यहाँ पे जो हमने बताया कि जे 6 से 7 1 सेंटीमीटर है, फिर बीच में देखोगे 10 बार डिवाइड किया गया है। इसका मतलब क्या है? द लेंथ ऑफ द वन ऑफ दिस स्मॉलर पार्ट इज कॉल्ड ए मिलीमीटर, या फिर इसको लिखते हैं mm। तो यानी कि 1 सेंटीमीटर कितना हो गया? तो 1 सेंटीमीटर होता है 10 मिलीमीटर। ये भी आप बढ़िया से जानते हो, ठीक है। अच्छा, 1 millimeter is the smallest value of the length that you can measure using this scale। this scale, इसी स्केल को यूज करके आप सब बहुत ही कम, सबसे कम 1 मिलीमीटर 1 mm ही आप मेजर कर सकते हो। उससे कम और मेजर नहीं कर सकते हैं, है कि नहीं? सबसे कम कितना मेजर कर सकते हैं? 1 मिलीमीटर। 1 mm इज इक्वल टू द 1/10 ऑफ ए सेंटीमीटर। क्या मतलब है इसका? 1 मिलीमीटर जो है वो 1 मिलीमीटर, 1 मिनट यार, हाँ, 1 मिलीमीटर जो है वो 1/10 ऑफ ए सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर का 10 भाग से 1 भाग होता है 1 मिलीमीटर। तो 1 मिलीमीटर को हम क्या लिख सकते हैं? 0.1 सेंटीमीटर। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। क्लियरली समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। तो यहाँ पे फिर से वो लिख दिया है, तो 1 मिलीमीटर इक्वल टू 0.1 सेंटीमीटर, ठीक है। फॉर मेजरिंग ए लेंथ, लार्ज लेंथ, अगर मान लो कि जो आपका घर से आपका स्कूल का दूरी बहुत बड़ा होगा, आपके घर से टाउन, आपके घर से बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, ये सब क्या होगा? बहुत दूर में होगा। तो उसमें आप लोग एक छोटा सा स्केल लेके मेजर करोगे तो कितना मेजर करोगे? बताओ कितने टाइम लगेगा, कितना डिफिकल्टीज होगा। सो हम क्या करेंगे? वी यूज ए लार्ज यूनिट कॉल्ड ए किलोमीटर। हम लार्ज यूनिट में हम यूज करते हैं किलोमीटर को, व्हिच इज इक्वल टू 1000 मीटर। तो 1 किलोमीटर कितना हो गया? 1000 मीटर। इसको नोट करके लिखो। एंड फॉर द मेजरिंग शॉर्टर लेंथ वी यूज द यूनिट सच एज सेंटीमीटर और मिलीमीटर। स्मॉल डिस्टेंस के लिए हम क्या मेजर करते हैं, क्या लिखते हैं? सेंटीमीटर और मिलीमीटर। 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर। ये हमने आपको लिखा दिया था और इसको भी लिख लो। उसके बाद इन सम स्केल, कुछ स्केल ऐसा भी, आपका स्केल में भी ऐसा देखने मिल जाएगा। कुछ जो नीचे वाला पार्ट है वो क्या है, हम आज तक कंफ्यूज है। ऊपर वाला तो हम हमेशा मेजर करते हैं, लेकिन नीचे वाला पार्ट हमको आज तक पता नहीं है कि जी क्या चीज़ है। तो आज समझते हैं क्या है। यू माइट हैव नोटिस अनदर स्केल मार्किंग, दिस स्केल मार्क्ड इन द इंच। इंच में वो मेजर होता है, वेयर 1 इंच इज इक्वल टू 2.54 सेंटीमीटर। ये हमेशा याद रखना। 1 इंच कितना है? 2.54 सेंटीमीटर। तो यहाँ से देखो 1 और 2, ये 1 हो गया और यहाँ पे 2 हो गया। तो 1 और 2 का ये क्या है? 1 इंच है। तो वो 1 इंच कितना होता है? 2.54 सेंटीमीटर। इन अर्ली डेज यूनिट सच एज इंच एंड द फुट वेयर यूज टू मेजर लेंथ। पहले का टाइम पे इंच और फुट को यूज किया जाता था, अभी भी बहुत जगह में यूज किया जाता है। दिस यूनिट आर स्टिल यूज्ड बाय सम पीपल्स। आज भी कुछ लोग इसको यूज करते हैं, इंच और फुट को। बात समझ में? अच्छा, अब इन दोनों का बीच में फिर और थोड़ा सा क्यूरस बढ़ गया। बोलता है सपोज वी ऑल मेजर द लेंथ ऑफ द टेबल अगेन। मान लो, बट दिस टाइम यूजिंग ए मीटर स्केल। अभी चलो फिर से वही स्केल को मेजर करते हैं, लेकिन मीटर स्केल में मेजर करेंगे, हाथ में नहीं। विल आवर रिजल्ट स्टिल बी डिफरेंट? क्या हमारा रिजल्ट फिर भी अलग होगा? नो, बट वी शुड फास्ट लर्न द करेक्ट वे ऑफ यूजिंग द स्केल टू मेजर ए लेंथ। मेजर लेंथ, अब मेजर
पहले लेंथ को हम मेजर करने का करेक्ट उपाय पहले समझ लेते हैं, उसके बाद मेजर करेंगे तो सही होगा। तो क्या है करेक्ट वे? करेक्ट वे ऑफ मेजरिंग लेंथ्स, करेक्ट वे अब हम समझते हैं क्या है। फॉर मेजरिंग एनी लेंथ, कोई भी लेंथ मेजर करने के लिए वी नीड एन अप्रोप्रिएट स्केल, हमको एक अप्रोप्रिएट स्केल का जरूरत है। फॉर एग्जाम्पल इफ यू वांट टू मेजर ए लेंथ ऑफ योर पेंसिल, अगर पेंसिल आप मेजर करना चाहते हो, वी मे यूज ए 15 सेंटीमीटर स्केल। आपको एक 15 सेंटीमीटर जो तुम्हारे ज्योमेट्री बॉक्स में है उतना बड़ा स्केल में हो जाएगा। सिमिलरली इफ द हाइट ऑफ द रूम इज टू बी मेजर, अगर तुम घर का हाइट मेजर करोगे, पूरा फ्लोर का मेजर करोगे, फील्ड मेजर करोगे, वी मे नीड ए मीटर स्केल, एक मीटर स्केल हमको चाहिए, और ए मेजरिंग टेप जो कि फ्लेक्सिबल होता है। मीटर स्केल बहुत लंबा वाला जो होता है, ठीक है। यू कैन नॉट डायरेक्टली मेजर द ग्रीथ ऑफ द ट्री और द साइज ऑफ द चेस्ट यूजिंग द मीटर स्केल। मीटर स्केल क्या होता है? पूरा सीधा स्ट्रेट होता है, तो इससे आपका ट्री का ग्रीथ, ट्री कितना मोटापा है, कैसे मेजर करोगे? नहीं कर सकते हो। आपका चेस्ट को कैसे मेजर करोगे? स्ट्रेट होगा, फिर तुम्हारा जो कर्नर पार्ट है, कॉर पार्ट है, वहाँ पे तो नहीं होगा। इसीलिए फॉर सच मेजरमेंट फ्लेक्सिबल मेजरिंग टेप सच एज टेलर्स टेप इज मोस्ट सुइटेबल। तो जैसे फ्लेक्सिबल होता है ना, धागा टाइप का, यानी कि थोड़ा फ्लेक्सिबल होता है, फीता टाइप का होता है, उस प्रकार का ग्रीथ मतलब ट्री का ग्रीथ, हमारा चेस्ट, कॉर पार्ट, इसको मेजर करने के लिए हम यूज करते हैं। वाइल मेजरिंग द लेंथ वी नीड टू टेक केयर सम पॉइंट्स, हमको क्या क्या चीज में ध्यान देना है, चलो हम समझते हैं। व्हाट इज द करेक्ट वे टू प्लेस द स्केल? स्केल देखो यहाँ पे इनकरेक्टली प्लेस किया, क्यों? क्योंकि भाई स्केल है हमारा टेढ़ा, स्केल ऐसे टेढ़ा कर दिया, टेढ़ा करके थोड़ी मेजर किया जाता है, स्केल को किया जाता है सीधा, सीधा मेजर करना है, यही है करेक्ट पोजीशन, ठीक है। प्लेस द स्केल इन कंटैक्ट विथ ऑब्जेक्ट अलोंग इट्स लेंथ एज सोन, लेंथ के साथ कंटैक्ट करके करना है, ऐसा नहीं कीजिए लेंथ इधर है और तुम स्केल डाल रहे हो ऐसे, तो टेढ़ा होगा तो गलत होगा। आया बात समझ में? और दूसरा हमको क्या देखना है? व्हाट इज द करेक्ट पोजीशन ऑफ द आई वाइल रीडिंग द स्केल? स्केल को हम जब रीड करेंगे तो हमारा आई पोजीशन करेक्ट होना चाहिए, सीधा ऐसे, सीधा बी वाला जो है वो सही है करेक्ट पोजीशन देखने का। ए का टेढ़ा देखोगे तो गलत आएगा, ए में सीधे ऐसे टेढ़ा देखोगे तो गलत आएगा। आया बात समझ में? चलो लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर ट्राइंग टू मेजर द लेंथ ऑफ ए पेंसिल, अगर तुम पेंसिल का लेंथ मेजर करना चाहते हो बाय अलाइंग इट विथ ए स्केल, स्केल का ऊपर अगर रख के इसको ऐसे मेजर करना चाहते हो, तो स्टार्टिंग कहाँ से किया? स्टार्टिंग किया 0 से किया, तो 0 से स्टार्ट करेगा और यहाँ पे मेजर होगा, तो 13 तक तो आ गया कंप्लीट नंबर। फिर उसके बाद गिनोगे और छोटा छोटा कितना सेंटीमीटर है, तो हम लिखेंगे 13.6 सेंटीमीटर, ठीक है। अच्छा, द पोजिशन ऑफ द योर आई शुड बी डायरेक्टली अबव द टिप ऑफ द पेंसिल, तो पेंसिल का जस्ट ऊपर में, टिप का ऊपर में तुम्हारा आई रहना चाहिए, जैसे कि ये हो गया तुम्हारा बी, ठीक है। अच्छा, हाउ टू मेजर द लेंथ इफ द एंड्स ऑफ द स्केल आर ब्रोकन, अगर मान लो कि जैसे कि 0 से शुरू हुआ था, पहला वाला को देखो शुरू कहाँ से हुआ था? 0 से। ऐसे भी होता है टेढ़ा टूट जाता है स्केल, ऐसे थोड़ा सा टूट जाता है, ठीक है। अगर मान लो तुम्हारा स्केल ऐसे टूट गया है और 0 हमें दिखाई नहीं दे रहा है, तो वैसे हम मेजर कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? जी बिल्कुल कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे? इफ द ends of the scale are broken or the zero marking is not clear, अगर टूट गया है या फिर 0 नहीं दिखाई दे रहा है, इट कैन स्टिल बी यूज्ड फॉर मेजरमेंट, तभी भी हम उसको मेजरमेंट कर सकते हैं, ले सकते हैं मेजरमेंट में। विथ सच ए स्केल यूज एनी अदर फुल मार्क ऑन द स्केल, तो वो 0 को ना लेके कोई भी एक फुल मार्क को लो, यानी कि 1 से लिया तो हमने कितना छोड़ा?
1 सेंटीमीटर हमने छोड़ दिया है, 1 सेंटीमीटर छोड़ के हम काम कर रहे हैं, तो जितना भी मेजर होगा उससे 1 सेंटीमीटर माइनस करना है, पीछे आएंगे 1 सेंटीमीटर, क्योंकि हम यहाँ से 1 सेंटीमीटर छोड़ दिए हैं, तो बिल्कुल माइनस करना पड़ेगा, है कि नहीं। अच्छा, मान लो शेष 1.1 सेंटीमीटर से हम लेते हैं, 1 सेंटीमीटर से, देन यू मस्ट सब्ट्रैक्ट द रीडिंग ऑफ दिस मार्क फ्रॉम द रीडिंग एट द अदर एंड। अदर एंड में जितना होगा उससे 1 सेंटीमीटर माइनस करोगे, क्योंकि हम स्टार्टिंग से ही 1 सेंटीमीटर छोड़े हैं। फॉर एग्जाम्पल इन द फिगर 5.6, इस फिगर में द रीडिंग एट वन एंड इज 1 सेंटीमीटर, यहाँ से कितना हुआ, 1 सेंटीमीटर हुआ, एंड द अदर एंड एट द अदर एंड इज 10.4 सेंटीमीटर, यहाँ पे देख सकते हो कितना हुआ, 10.4 सेंटीमीटर हो रहा है इधर। देयरफॉर द लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट, एक्चुअली लेंथ कितना हुआ ना, 10.4 से 1 सेंटीमीटर माइनस कर देंगे तो हमारा रिजल्ट आ जाएगा 9.4 सेंटीमीटर। आया बात समझ में कि नहीं, क्लियरली समझ में आया होगा। अब मान लो कि जो अंधे लोग होते हैं तो वो कैसे दिखते हैं, उनको अंधा तो नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, विजुअली चैलेंज्ड बोलेंज। अंधा इसीलिए बोला, आप लोग विजुअली चैलेंज्ड बोलता तो नहीं समझ पाते, इसका अच्छा वर्ड क्या होता है, विजुअली चैलेंज्ड। हाउ डू विजुअली चैलेंज्ड स्टूडेंट्स मेजर लेंथ, वो कैसे मेजर करते हैं ना, उनका स्केल में थोड़ा सा पॉइंटेड एबव होता है, ऊंचा होता है, राइज्ड होता है। दे यूज स्केल्स विथ ए राइज्ड मार्क, उसमें डॉट डॉट राइज्ड होता है, ऊपर में बिंदु बिंदु ऊपर उठा रहता है। दैट कैन फेल्ट वाइट टचिंग देम, उसको टच करके वो लोग जान सकता है, ठीक है। अब आते हैं और एक तो एक्टिविटीज बोलता है, एक्टिविटीज में क्या हुआ, एक्टिविटी लेट्स मेजर, सिलेक्ट सम ऑब्जेक्ट अराउंड अस, कुछ सब्जेक्ट को सिलेक्ट करो तुम्हारे अगल बगल में जितना भी है, ठीक है, ले आया, लाने के बाद तुम क्या करोगे, सच एस कम ए पेन पेंसिल एंड ए इरेजर मेजर देयर लेंथ, अब लेंथ को मेजर करो, मेजर देयर लेंथ 1 by 1 यूजिंग द मीटर स्केल एंड नोट डाउन द मेजरमेंट इन टेबल, यहाँ पे लिखो, ऑब्जेक्ट का नाम लिखो, मेजरमेंट लिखो, सबका अलग अलग लिखो। वाइल राइटिंग द लेंथ डू नॉट फॉरगेट द राइट टू यूनिट ऑल्सो, तो तुमको ऐसे सिर्फ लिखना नहीं है कि जब 15 तो आपको 15 लिख दोगे तो ऐसा गलत होगा, लिखना है 15 सेंटीमीटर, ऐसे 7 लिख दोगे तो गलत होगा, 7 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे 2 पार्ट हो गया, एक हो गया नंबर और दूसरा क्या हो गया, दूसरा हो गया यूनिट। आया बात समझ में, 2 पार्ट होता है हमेशा, एक नंबर पार्ट होता है, दूसरा पार्ट होता है यूनिट पार्ट। क्लियरली समझ में आया होगा आपको। चलो अब समझते हैं, 10 योर रिजल्ट विल कंसिडर भी 2 पार्ट, 2 पार्ट में हो जाएगा। 1 पार्ट इज ए नंबर एंड अदर पार्ट इज द यूनिट ऑफ मेजरमेंट, दूसरा हो जाएगा मेजरमेंट, ठीक है। अच्छा यहाँ पे फिर बोलता है, वाई आर सम लेंथ आर मेजरिंग डिवाइस मेड ऑफ ए फ्लेक्सिबल मटेरियल, ऐसे क्यों होता है कि फ्लेक्सिबल मटेरियल में मेजर किया जाता है, फॉर मेजरिंग द कोर पार्ट, जैसे कि हमारा द लेंथ ऑफ द चेस्ट हो गया कोर पार्ट, गोलाकार है तो उसको हम मेजर कर सकते हैं फ्लेक्सिबल में, स्टील रॉड में नहीं हो सकता है। सम ऑफ योर फ्रेंड्स इन द क्लास वुड हैव द मेजरिंग द लेंथ ऑफ द सेम ऑब्जेक्ट, कंपेयर द लेंथ ऑफ द मेजर बाय यू विथ दैट ऑफ योर फ्रेंड्स, तुम्हारा दोस्त और तुम जो मेजर किए उसको एक बार कंपेयर करो। आर द मेजरमेंट लेंथ ऑफ द सेम और स्लाइटली डिफरेंट, तुम्हारा और तुम्हारा दोस्त का सेम है कि थोड़ा सा डिफरेंट हुआ। इफ नॉट द सेम डिस्कस द पॉसिबल रीजन फॉर द डिफरेंस, अगर सही नहीं हुआ तो क्यों ऐसा हुआ इसका पूछो, इसको डिस्कशन करो अपने आप में। ये वाला पार्ट थोड़ा इंपॉर्टेंट है, डू यू नो वाला, ठीक है। यूनिट ऑफ लेंथ सच एज किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर एंड मिलीमीटर, ये जितने भी है, किलोमीटर एक बिगर यूनिट है यानी कि ये बड़ा लेंथ के लिए यूज किया जाता है, मीटर, सेंटीमीटर और मिलीमीटर ये छोटा लेंथ को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। बिगिनिंग विथ ए लोअर केस लेटर, यानी कि हम हमेशा छोटा लेटर में लिखेंगे, किलोमीटर को हम KM ऐसा लिखेंगे KM, मीटर को लिखेंगे मीटर, मिलीमीटर को लिखेंगे MM, सेंटीमीटर को लिखेंगे CM, ऐसा नहीं कि जे C और M, ये गलत होगा। आया बात समझ में, ऐसा नहीं कीजिए किए और M, ये गलत होगा, आपको लोअर केस में हमेशा लिखना है, ठीक है, बात समझ में आ रहा है। फिर उसके बाद क्या बोला, एक्सेप्ट
एट द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस। अगर कहीं पे सेंटेंस बिगिनिंग कर रहे हो तो अलग बात है। देयर सिंबल किलोमीटर, किलोमीटर को KM लिखेंगे, मीटर को M लिखेंगे, सेंटीमीटर को CM लिखेंगे एंड मिलीमीटर को MM लिखेंगे। आर इन रिटन इन द लोअर केस लेटर्स, ठीक है। अच्छा, एंड आर नेवर फॉलोड बाय द एस एज ए प्लूरल्स। मान लो कि जो हमने लिखा 15 किलोमीटर हो रहा है, तो हम लिखेंगे क्या 15 किलोमीटर्स। क्यों? क्योंकि हम 15 तो प्लूरल है, नहीं, यह नहीं लिखना है, हमको लिखना है 15 किलोमीटर, ठीक है। ऐसा नहीं लिखना है कि जो 5 सेंटीमीटर्स, ये गलत हो जाएगा। क्या लिखोगे? 5 सेंटीमीटर, ये सही है। 15 किलोमीटर, ये सही है, एस नहीं लगेगा, ठीक है, इसको याद रखना। और दूसरा क्या है? नोट दैट द फुल स्टॉप इज नॉट रिटन आफ्टर द सिंबल। सिंबल के बाद फुल स्टॉप नहीं लगता है। यहाँ पे मैंने 15 किलोमीटर के बाद फुल स्टॉप दिया क्या? नहीं लगेगा, यहाँ पे नहीं लगेगा, इसको मैंने मिटा दिया। तो यानी कि आप लगाओगे अगर 7 मिलीमीटर, तो यहाँ पे डायरेक्ट लिखोगे, ऐसा फुल स्टॉप नहीं देना है। आया बात समझ में? तो ओनली लिखना क्या है? 7 मिलीमीटर MM। क्लियर? चलो, ये सारा इंपॉर्टेंस है। एक्सेप्ट एट द एंड ऑफ द सेंटेंस, अगर सेंटेंस एंड हो रहा है तो वहाँ पे लिखा जा सकता है। वाइल राइटिंग द लेंथ ऑलवेज लीव द स्पेस बिटवीन द नंबर एंड द यूनिट। तो हमेशा आपको एक नंबर और यूनिट के बीच में स्पेस देना है। जैसे कि 10 लिखोगे, थोड़ा स्पेस दोगे, सेंटीमीटर लिखोगे। ऐसा नहीं कि 10 फिर C फिर M, ऐसा नहीं लिखना है, थोड़ा स्पेस देना है। 15 फिर लिखो KM, थोड़ा स्पेस दे दो, इस बीच में स्पेस रहा। 15 किलोमीटर। आया बात समझ में? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको इजी मत लेना, ठीक है। इसके बाद हम अभी पढ़ेंगे मेजरिंग द लेंथ ऑफ ए कर्व लाइन। कर्व लाइन को कैसे मेजर करते हैं। कोई भी कर्व लाइन मेजर करने के लिए हमको तो वो स्टील रूल जो स्ट्रेट वाला होता है वो तो यूज नहीं होगा, क्योंकि उससे हम मेजर नहीं कर पाएंगे, ये आप जानते हो। तो उसको कैसे मेजर करोगे जो कर्व लाइन है? तो अब समझते हैं। अनीस एंड हिज पेरेंट फिक्स्ड इलेक्ट्रिक स्ट्रिंग लाइट ऑन द आर्चिश ऑफ द वरेंडा एंड ऑफ देयर हाउसेस। तो यहाँ पे देखो ऐसा लाइट लगाया जाएगा, तो कर्व है, तो ये जो कर्व है वहाँ पे कितना मेजर होगा वो उसको पता नहीं चल पा रहा था। कैसे, कितना मेजर करेंगे? तो ये हाउस में लगा रहा है फॉर द सेलिब्रेशन एट होम। हाउ वुड दे हैव मेजर द रिक्वायर्ड लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग लाइट्स। कितना वो लगाएंगे स्ट्रिंग लाइट्स, कैसे मेजर करेंगे? इन द केस ऑफ द कर्व लाइन्स, जब कर्व लाइन होता है, मेजर कैन बी मेड विथ हेल्प ऑफ ए फ्लेक्सिबल मेजरिंग टेप। एक फ्लेक्सिबल मेजरिंग टेप यूज करते हैं, और नहीं तो और बाय यूजिंग ए थ्रेड एज सोन। इसको क्या करोगे? लाइट को देखो कि थ्रेड, लाइट के ऊपर में एक थ्रेड डाल दिया गया। इस थ्रेड को पूरा घुमाते 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 ऐसे लास्ट तक लेके आओगे, फिर वो थ्रेड को स्केल में मेजर कर दोगे कितना लंबा है। द थ्रेड कैन देन बी स्ट्रेटेंड and then its length can be measured using a measuring meter scale। फिर उसको हम सीधा करके मीटर स्केल में मेजर करेंगे, यही है प्रोसेस, ठीक है। अब आते हैं डिस्क्राइबिंग पोजीशंस। पोजीशन का डिस्क्राइब करते हैं। इस फोटो से समझना है। वन डे द टीचर इन्फॉर्म द स्टूडेंट्स दैट सी हैज़ प्लान्ड एन एजुकेशनल विजिट टू ए नियर बाई गार्डन। एक यहाँ पे गार्डन है और इस गार्डन को हमको जाना है, विजिट करने के लिए टूर में जाएंगे। सी एक्स्ड द स्टूडेंट्स टू रीच दिस डायरेक्टली इन द मॉर्निंग। तो आप लोग डायरेक्ट आके मॉर्निंग में पहुँच जाओगे इस गार्डन में। दीपा एंड हर फ्रेंड स्टार्ट डिस्कसिंग वेदर द गार्डन वुड बी क्लोज देन देयर स्कूल और द फादर। वो दूर है या स्कूल के पास है, वो लोग बात करने लगे। तो तस्नीम एंड द पद्मा सेज दैट द गार्डन शुड बी क्लोजर। तस्नीम कहाँ है? उसका घर तो यहाँ पे है, पास में है। और पद्मा है तो पद्मा का घर में भी पास है। तो ये लोग बोले कि जो गार्डन जो है हमारे घर के पास है। वाइल दीपा एंड अनीस फील दैट द स्कूल वुड बी क्लोजर। जो दीपा है और अनीस है, उनके लिए स्कूल क्या है? क्लोजर है, वो पास है। ये बोलते हैं हमारे लिए स्कूल क्लोजर है।
हरदीप जो है थिंक दैट बोथ वुड बी ऑलमोस्ट एट द सेम इक्वल। हरदीप कहाँ पे, बीचों बीच है, उसके लिए वो गार्डन भी जितना डिस्टेंस है, उसके लिए वो स्कूल भी उतना ही डिस्टेंस है कि नहीं। इस अच्छा, यहाँ तक हमने अभी तक समझा। हु डूड हु डू द थिंक इज करेक्ट, कौन करेक्ट है, इनके लिए तो अभी सही है। ऑल ऑफ देम आर करेक्ट, सारे के सारे सही है। देन वाई द लोकेशन, देन वाई आर दिस ऑब्जर्वेशन डिफरेंट, तो ऑब्जर्वेशन क्यों डिफरेंट हुआ। दे आर लोकेटेड एट द डिस्टेंस ऑफ ए स्कूल एंड गार्डन फ्रॉम देयर हाउस, वो अपने घर से वो लोग सारा अलग अलग डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं। मेरे घर से इसका डिस्टेंस, तुम्हारे घर से इसका डिस्टेंस, ऐसे थोड़ी होता है। कोई एक पर्टिकुलर जगह से वो डिस्टेंस मेजर किया जाएगा कि वो एक्चुअली वो दूर है या पास है। तो हम सब स्टूडेंट्स को बोला गया कि ऐसे नहीं चलेगा, सबको बस स्टैंड से ही मेजर करके बोलना है कि गार्डन जो है वो दूर है या पास है। अगर दूर है तो कितना दूर है, सबके लिए सेम हो रहा है कि अलग हो रहा है। नहीं तो तुम्हारे घर से मेजर करोगे तो दूसरा होगा, उसके घर से मेजर करोगे दूसरा होगा, ऐसे थोड़ी चलेगा बाबू, ऐसा नहीं चलेगा ना। ठीक है, तो फॉर इंस्टेड ईच ऑफ देम हैज ब्रॉट थॉट ए डिस्टेंस ऑफ द सेम ऑब्जेक्ट और ए पॉइंट से द डिस्टेंस द अदर ऑब्जर्वेशंस वुड हैव बीन द सेम। तो इसने बोलना चाहता है कि तुम बाकी जगह से मेजर ना करते हुए बस स्टैंड से ही मेजर करना है गार्डन कितना दूरी में है, या स्कूल, बस स्टैंड से स्कूल कितना दूरी है, सबको आना है बस स्टैंड से ही मेजर करोगे। आया बात समझ में। तो जब एक फिक्स्ड पॉइंट से मेजर करते हैं, व्हेन द डिस्टेंस स्टार्ट विथ ए रेस्पेक्ट टू ए फिक्स्ड ऑब्जेक्ट, कोई एक फिक्स्ड ऑब्जेक्ट से जब हम मेजर करेंगे और ए पॉइंट, देन दिस पॉइंट इज कॉल्ड ए रेफरेंस पॉइंट, उसको हम क्या बोलते हैं, रेफरेंस पॉइंट। तो इस केस में जब सारे बच्चे आके बस स्टैंड से मेजर किया तो बस स्टैंड अभी क्या बन जाएगा, रेफरेंस पॉइंट। बात समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर। चलो, ए फ्यू डे लेटर हरदीप टेल्स हर फ्रेंड्स एक्साइटली, लेट अस ऑल गो टू ए प्लेग्राउंड, चलो हम सब एक प्लेग्राउंड जाते हैं। The sports teacher want to help her to draw lines with चूना पाउडर। जो चूना पाउडर होता है ना, लाइमस्टोन पाउडर, याद रखना साइंस में काम आएगा। ठीक है, ये साइंस तो पढ़ रहे हैं। चूना पाउडर को हम लोग क्या बोलते हैं, लाइमस्टोन पाउडर ही बोलते हैं। फॉर मेकिंग ए कबड्डी कोर्ट फॉर द स्पोर्ट्स डे, तो कबड्डी कोर्ट हम बनाएंगे तो स्पोर्ट्स डे के लिए चलो हम लोग ट्रैक खींचेंगे, ऐसा कबड्डी कोर्ट बनेगा। ठीक है, अच्छा, पद्मा बोलती है we will need a longer tape, मेजरिंग टेप, हमको तो बड़ा लॉन्गर टेप चाहिए। लेट अस टेक इट फ्रॉम द स्पोर्ट्स रूम, चलो स्पोर्ट्स रूम से एक लॉन्गर टेप ऐसा वाला लेके आते हैं। दीपा फिर बोलती है लेट अस फर्स्ट डिसाइड द पॉइंट ऑन द ग्राउंड फ्रॉम व्हिच वी विल मेजर द डिस्टेंस एंड स्टार्ट ड्राइंग द लाइन। ऐसा तो कोई पॉइंट होना चाहिए ना जिस पॉइंट से हमको स्टार्ट करना है लाइंस, तो उस पॉइंट हम दिया और उस पॉइंट से हम सीधा इधर खींचेंगे, फिर उस पॉइंट से हम यहाँ पे खींचेंगे, फिर उसी पॉइंट से सारा चीज़ बनेगा हमारा, फिर उधर पॉइंट से पहुँच के फिर यहाँ खींचेंगे। तो एक पॉइंट तो एक स्टार्टिंग पॉइंट होना चाहिए जिसको हम बोलेंगे रेफरेंस पॉइंट। आया बात समझ में। तो लेट अस कॉल दिस आवर रेफरेंस पॉइंट, तो इस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, रेफरेंस पॉइंट, जिस पॉइंट से स्टार्टिंग किया जाता है। ठीक है, फिर आते हैं After a few days, Padma was traveling by bus to visit her grandparents in Delhi. दिल्ली में जब रहती है ग्रैंड पेरेंट्स, वहाँ तक वो विजिट करने के लिए जाती है। She was eager to reach Delhi and was reading the kilometer stones on the side of the roads. वहाँ पे रोड के बगल में ये सारे किलोमीटर्स का ये स्टोन में लिखा हुआ वो पढ़ के जा रही है। On one of the kilometer stone it was written दिल्ली 70 किलोमीटर। एक जगह पे वो देखती है कि जो ऐसे लिखा हुआ है दिल्ली 70 किलोमीटर। ठीक है, फर्दर ऑन, उसके बाद द नेक्स्ट किलोमीटर स्टोन
रीड 60, दिल्ली 60 किलोमीटर। फिर 1 किलोमीटर के बाद लिखा हुआ है दिल्ली 60 किलोमीटर। ईच किलोमीटर स्टोन इंडिकेट्स टू हर दैट शी वॉज गेटिंग क्लोजर टू हर ग्रैंड पेरेंट्स होम हाउस, ग्रैंड फादर्स हाउस, पेरेंट्स हाउस। तो अब जब एक एक 60 किलोमीटर हो रहा है तो वो सोच रहे हैं कि अरे मेरे ग्रैंड पेरेंट्स का घर आ गया। फिर 50 किलोमीटर आ रहा है और 50 किलोमीटर बचा। फिर 40 किलोमीटर आया, तो मतलब कि ऐसा 10-10 किलोमीटर जब जा रहा है तो वो एक्साइट हो रही है कि जो अरे हमारा तो बहुत जल्दी पहुंच रहा है। तो दिस किलोमीटर स्टोन इंडिकेट्स हर डिस्टेंस फ्रॉम दिल्ली, यानी कि जब वो यहाँ पे थी तो इस जगह पे जब थी तो हमने क्या समझा कि वो दिल्ली से 70 किलोमीटर दूरी में है। जब वो यहाँ पे आ गई तो हमने क्या समझा कि वो 60 किलोमीटर दूरी में है। फिर जब यहाँ पे आ गई तो हमने क्या समझा, वो दिल्ली से 50 किलोमीटर दूरी में है। जब इधर आ गई तो दिल्ली से वो 40 किलोमीटर दूरी में है। जब वो पूरा इधर आ चुकी है तो हमने क्या समझा, वो अभी दिल्ली से मात्र 10 किलोमीटर दूरी में है। सो दिल्ली इज द रेफरेंस पॉइंट दिस सिचुएशन, ये दिल्ली ही से रेफरेंस पॉइंट है कि इस पॉइंट से वो कितना दूरी में है। तो ये हो गया रेफरेंस पॉइंट। आया बात समझ में? इफ द किलोमीटर स्टोन रीड 70 किलोमीटर एज सोन इन फिगर, जब तुम 70 किलोमीटर दिल्ली लिखा हुआ था पढ़े, इट कैन से दैट द पोजीशन ऑफ पद्मा इज 70 किलोमीटर फ्रॉम दिल्ली। इसका मतलब है दिल्ली से वो 70 किलोमीटर दूरी में है। व्हेन द किलोमीटर स्टोन रीड्स दिल्ली 60 किलोमीटर, जब वो लड़की पढ़ती है पद्मा कि यहाँ पे 60 किलोमीटर दिल्ली लिखा हुआ है, तो इसका मतलब क्या है, द पोजीशन ऑफ पद्मा इज 60 किलोमीटर फ्रॉम दिल्ली, दिल्ली से वो 60 किलोमीटर दूरी से है। आया बात समझ में कि नहीं आ रहा है? क्लियरली समझ में आ रहा है? इसका मतलब ये क्या हमने समझा, हमने ये समझा कि अगर हमारा रेफरेंस पॉइंट डज दिस मीन्स दैट द पोजीशन ऑफ पद्मा, पद्मा का जो पोजीशन है विथ रेस्पेक्ट टू द रेफरेंस पॉइंट, ये हो गया दिल्ली का जो इंडिया गेट है वो है रेफरेंस पॉइंट। तो इस रेफरेंस पॉइंट में जब चेंज हो रहा है विथ टाइम, टाइम के साथ जब चेंज हो रहा है तो यानी कि डिस्टेंस भी चेंज हो रहा है, यानी कि वो मोशन में है, वो गाड़ी चल रही है। समय के साथ जब इसका डिस्टेंस चेंज हो रहा है, 70 to 60 समय लगा होगा, 60 से 50 आने के लिए समय लगा होगा, 50 से 40 आने के लिए समय लगा होगा। समय के हिसाब से जब इसका टाइम डिस्टेंस चेंज हो रहा है, इसका मतलब है डज द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट चेंज विथ रेस्पेक्ट टू द रेफरेंस पॉइंट, क्या पोजीशन चेंज हुआ रेफरेंस पॉइंट से टाइम के हिसाब से? हाँ, चेंज हुआ। यानी कि डज इट चेंज व्हेन द ऑब्जेक्ट इज मूविंग, जब ऑब्जेक्ट मूव करता है तो तुम्हारा समय के हिसाब से तुम्हारा डिस्टेंस चेंज होता है। ठीक है, इसी से लेके हम नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे मूविंग थिंग्स। मूविंग थिंग्स बनेगा हमारा नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को हिट करो, ताकि हमारा नया वीडियो अपलोड होते ही आपके पास पहले नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। अगर सही में वीडियो अच्छा लगा है, एक लाइक मांगता हूं, और चैनल को एक बार कुछ भी कमेंट, इस वीडियो में कुछ भी कमेंट दे दो और आपके दोस्त के साथ शेयर कर सकते हो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। एंड तक वीडियो को देखने के लिए तहे दिल से शुक्रिया। थैंक यू सो मच। मोशन के बारे में पढ़ना है, आज पार्ट 2 वीडियो बनेगा। पार्ट 1 ऑलरेडी कवर हो चुका है, चैप्टर 5 मेजरमेंट ऑफ लेंथ एंड मोशन का। मेरे प्यारे भाई बहन, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। चलिए शुरू करते हैं। आज हम मेजरमेंट ऑफ लेंथ एंड मोशन का पार्ट 2। पार्ट 1 अगर आप नहीं देखे हैं मेरे चैनल पे है, आप ऑलरेडी जाके देख सकते हैं। आज हम चैप्टर 2 पढ़ने जा रहे हैं और ये चैप्टर 2 आ जाएगा हमारा मोशन पार्ट। और इस मोशन पार्ट को आते हैं, इसका नाम होता है मूविंग थिंग्स। इस मूविंग थिंग्स में हम लोग एक्सप्लोर करेंगे कुछ चीज़। लेट अस एक्सप्लोर। बहुत सारा चीज़ हमको जानना पड़ेगा। जस्टिफिकेशन चाहिए हर चीज़ का, ठीक है, रीज़न चाहिए। बोल रहा है लुक अराउंड एंड प्रिपेयर अ लिस्ट ऑफ ए 5 ऑब्जेक्ट दैट आर इन मोशन। तुम्हारे अगल बगल में देखो कौन सा 5 ऐसा चीज़ है जो कि मोशन में है, एंड
5 ऑब्जेक्ट दैट आर रेस्ट, जो मूव नहीं कर रहा है वो रेस्ट है, और जो मूव कर रहा है उसको मोशन है। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन, उसको रिकॉर्ड करो इन टेबल में, इस टेबल दिया है। थिंक अबाउट हाउ यू डिसाइड वेदर द ऑब्जेक्ट वॉज इन मोशन और रेस्ट। तुम क्यों ऐसे, तुमको लगा कि ये जो ऑब्जेक्ट है वो मोशन में है या रेस्ट में है। राइट योर एक्सप्लेनेशन, जस्टिफिकेशन एंड टेबल, जस्टिफिकेशन भी चाहिए, एक्सप्लेनेशन चाहिए। ये टेबल आपको दिया हुआ है और आपको लिखना है। मैं आपके लिए एक टेबल बना के लाया हूँ और आप देख सकते हैं। पहले हम मोशन अगर काउंट बोलेंगे मोशन में, तो काउ ग्राजिंग इन द फील्ड, काउ घास खा रही है, तो द काउ इज मूविंग इट्स बॉडी एंड लेग्स टू ग्रास द ग्रास इंडिकेटिंग मोशन। क्योंकि वो उसका बॉडी मूव हो रहा है, लेग मूव हो रहा है, तो हमको ये पता चला कि वो भी मोशन में है। अगर रेस्ट की बात करें तो और एक रेस्ट में एग्जांपल होता है ट्री। द ट्री रिमेन स्टेशनरी, स्टेशनरी का मतलब होता है रेस्ट, कभी मूव नहीं करता है, उसी जगह पे है, उसको स्टेशनरी बोलते हैं। रूटेड इन द ग्राउंड विदाउट मूवमेंट, तो ग्राउंड में वो रूट होके है, रूटेड है, कहीं मूव नहीं कर रही है, नहीं कर रहा है ट्री। अब कार ड्राइविंग ऑन द रोड, कार ड्राइव कर रहा है रोड पे। द कार इज मूविंग अलोंग द रोड चेंजिंग इट्स पोजीशन कंटिन्यूसली। जब भी कार मूव करती है रास्ते पे तो उसने पोजीशन चेंज करती है टाइम टू टाइम, इसीलिए कार एक मूविंग है। बेंच इन ए पार्क, पार्क में अगर तुम जाओगे तो बेंच जो है वो फिक्स्ड है, तो बेंच इज फिक्स्ड इन ए प्लेस, इन प्लेस एंड डज नॉट मूव, तो वो बेंच फिक्स्ड है और मूव नहीं करती है। वैसे ही तुम्हारा बर्ड फ्लाइंग इन द स्काई, ये एक मोशन है। कारण क्या है? द बर्ड्स इज फ्लिपिंग इट्स विंग एंड फ्लाइंग थ्रू द एयर इंडिकेटिंग मोशन, वो अपने पंख को हिलाते रहते हैं इसीलिए, और मूव करते हैं इसीलिए वो मोशन में है। बुक ऑन ए टेबल, वो एक रेस्ट है। मूव ए स्टेशनरी ऑन द टेबल एंड नॉट चेंजिंग पोजीशन, जो चेंज नहीं करता है पोजीशन वो सारे रेस्ट हैं, और जो लोग चेंज करते हैं पोजीशन उसको बोलते हैं मोशन। ठीक है, इसका डेफिनेशन समझते हैं। तो कंपेयर एंड एनालिसिस योर जस्टिफिकेशन, हाउ कैन वन डिसाइड इफ द ऑब्जेक्ट इज मोशन और ए रेस्ट। हमने जस्टिफिकेशन एनालाइज कर लिया। एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन मोशन, इसको डेफिनेशन लिख सकते हो। एक बॉडी को हम मोशन बोलेंगे, ए बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन if its position changes with respect to the reference point with time। हमें से याद रखना एक रेफरेंस पॉइंट चाहिए। सपोज कि यहाँ पे हो गया एक क्या बोलते हैं, क्या है, ये एक पोल है, इलेक्ट्रिक पोल है फॉर एग्जांपल, ये एक इलेक्ट्रिक पोल है। इस इलेक्ट्रिक पोल से तुमने कुछ डिस्टेंस मूव किया, तो तुमने जितना डिस्टेंस मूव किया, फॉर एग्जांपल तुमने 5 किलोमीटर डिस्टेंस मूव किया, तो किसके रेफरेंस पॉइंट में? इस पोल के रेफरेंस से तुमने 5 किलोमीटर इधर आया। फिर वहाँ से जब फिर और जाते हो कुछ दूर, तो यानी कि तुम पोल से कितना डिस्टेंस गए वो हम काउंट करते हैं, तो उसको बोलते हैं रेफरेंस पॉइंट। तो रेफरेंस पॉइंट से ही हमारा कैलकुलेशन होता है तुमने कितना डिस्टेंस गया। अगर तुम जा रहे हो यानी कि तुम मोशन में हो। टाइम चेंज होता है, मान लो 8 बजा था, 8 बजने के टाइम पे तुमने यहाँ पे था, 8:30 होते होते समय चेंज हुआ और तुम्हारा डिस्टेंस भी चेंज हो गया। इसका मतलब है तुम रेफरेंस पॉइंट से तुम दूर जा रहे हो और तुम मोशन में हो। अगर if an object is not changing its position with respect to time, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक पत्थर है, जो पत्थर इस रेफरेंस पॉइंट से कभी डिस्टेंस नहीं बदल रहा है, उसी पत्थर उसी जगह पे है, 8 बजे भी वहीं पे है, 9 बजे भी वहीं पे है, 10 बजे भी वहीं पे है। समय बढ़ रहा है लेकिन ये पत्थर चेंज नहीं कर रहा है उसका पोजीशन, तो क्या बोल सकते हैं? इट इज सेड टू बी रेस्ट। अब पत्थर को बोलेंगे रेस्ट क्योंकि वो चेंज नहीं कर रहा है उसका पोजीशन। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्लियर आ रहा है? तो चलो अब आते हैं रेफरेंस पॉइंट से कैसे क्या प्रॉब्लम होता है, कैसे आपको समझ में आएगा कि जो कोई चीज़ मोशन में है या कोई रेस्ट में है, कैसे पता चलेगा। चलो इसको हम लोग समझा दूंगा मैं। दीपा बोल के एक लड़की है जो कि इस बस में बैठी हुई है। फॉर एग्जांपल ये सोचो कि जी ये एक दीपा बोल के एक लड़की है, वो जब उसके साथी को देखती है
बाहर नहीं देखती है और अपने ही बस के अंदर में वो देखती है, रेफ़र करती है इस लड़का से, तो ये लड़का जहाँ पे बैठा है वो लड़की वहीं पे बैठी है। 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट के बाद भी वो बच्चा वहीं पे, लड़का वहीं पे बैठा है और वो लड़की वहीं पे बैठी है, तो वो सोचती है कि हम रेस्ट में है। तो यानी कि अगर जब इस बच्चा को रेफरेंस पॉइंट लिया गया तो ये लड़की अभी रेस्ट में है। लेकिन थोड़ा चेंज कर देते हैं, थोड़ा चेंज करके वो जब बाहर देखती है तो बाहर देखा जाए तो किसी एक दूसरे एक पोल के बाहर में एक इलेक्ट्रिक पोल था, उस पोल को अगर रेफर करें तो वो बस तो मूव कर रही है। यानी कि रेफर पॉइंट के हिसाब से डिपेंड करता है कि कोई बॉडी मोशन में है या कोई बॉडी रेस्ट में है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हम अगर सीप के अंदर में बैठे हुए हैं, जब सीप के अंदर में बैठे हुए हैं तो सीप में जो इतने सारे रूम्स होते हैं, वो रूम के अंदर में जो आदमी बैठा हुआ है उसको लग रहा होगा कि जब मैं रेस्ट में हूँ, क्योंकि उसका अगल बगल में जितना भी रेफरेंस पॉइंट होगा उसके अकॉर्डिंगली वो तो गाड़ी चल नहीं रही है। लेकिन जब वो बाहर आके देखेगा तो बाहर देखने मिलेगा कि जो उसका मोशन हो रहा है किसी एक रेफरेंस पॉइंट से, हमारा गाड़ी मूव कर रहा है, लेकिन अंदर में वो रेस्ट लगेगा उसको। तो हमेशा रेस्ट है कि मोशन है, कोई भी ऑब्जेक्ट डिपेंड करता है रेफरेंस पॉइंट के हिसाब से। बात समझ में आ गया? अब आते हैं टाइप ऑफ मोशन, कितने प्रकार के मोशन होते हैं समझते हैं। आपको एक एक्सपेरिमेंट करना है, एक एक्टिविटीज करना है। क्या करना है? टेक एन इरेजर एंड ड्रॉप इट फ्रॉम ए सर्टन हाइट। तुम एक इरेजर ले जाओगे और उसको ड्रॉप करो। देखो, इरेजर को लेकर ड्रॉप किया, ठीक है, तो ऐसे कैसे गिरेगा? सीधा गिरेगा कि ऐसे घूमते 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 गिरेगा? कैसे घूमेगा? सीधा घूमेगा, सिंपल बात है कि नहीं? सीधा नीचे गिरेगा। अच्छा, अब आते हैं ऑब्जर्व इट्स मोशन। मोशन को ऑब्जर्व करो। डज इट मूव्स अलोंग ए स्ट्रेट लाइन? क्या वो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है? हाँ जी, बिल्कुल मूव कर रहा है। व्हेन ए ऑरेंज ड्रॉप्स फ्रॉम द ट्री, ट्री से ड्रॉप करता है तो डज इट मूव इन ए स्ट्रेट लाइन? क्या वो स्ट्रेट लाइन में मूव करता है? जी बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा। Have you seen द रिपब्लिक पैरेड? जो रिपब्लिक डे में पैरेड होता है उसको देखे हो क्या? रिकॉल द मार्च पास्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ड्यूरिंग द पैरेड। डू दे मूव ऑन ए स्ट्रेट लाइन पाथ? क्या ये लोग स्ट्रेट मूव करते हैं? When a box is pushed, it may also move along a straight line. तुम जब ये सारे एक्सपेरिमेंट को देखो, जब भी तुम एक पुश करते हो कोई भी एक बॉक्स को, तो वो बॉक्स सीधा मूव करती है। जब पैरेट करते हैं बच्चे तभी भी वो सीधा मूव करते हैं। जब भी कोई ऑरेंज नीचे गिरता है ऊपर से तभी भी वो सीधा ही गिरता है कि नहीं? तो बट डू थिंग्स ऑलवेज मूव इन द स्ट्रेट लाइन? क्या ऐसे हो सकता है? क्या ऐसा तो नहीं हो सकता है। अगर एक स्टेटमेंट हमने छोड़ दिया, क्या? अगर कोई बॉडी मोशन स्ट्रेट लाइन में करता है तो हम उसको क्या बोलेंगे? लीनियर मोशन बोलेंगे। डेफिनेशन समझते हैं। व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, जब भी कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा, इट्स मोशन इज कॉल्ड लीनियर मोशन। उसको क्या बोलेंगे? लीनियर मोशन। आइडेंटिफाई सच लीनियर मोशन इन योर सराउंडिंग। तुम्हारे सराउंडिंग में और क्या क्या लीनियर मोशन है आप उसको ऑब्जर्व कर सकते हो। अब एक बात आता है, क्या हर एक बॉडी सिर्फ सीधा ही घूमता है क्या? ऐसा तो नहीं है यार, हम बार बार सर्कल भी घूमता है कोई चीज़। यो might have enjoyed the playing on swing and the merry-go round। merry-go round ये वाला जो हो गया, इसमें merry-go round होता है। तो आप ऐसे भी कभी कभी घूमते हो, तो ये जो गाड़ी है ये तो घूमता है कि नहीं? राउंड राउंड घूमता है। तो ऐसा तो नहीं है कि जो सिर्फ सीधा ही कोई चीज़ चलता है, मूव करता है। तो आर दिस टाइप ऑफ मोशन ऑल्सो लीनियर मोशन? क्या इसको भी लीनियर मोशन बोलते हैं क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। तो आपको और एक एक्टिविटीज करना है। एक्टिविटीज क्या करना है? टाई एन इरेजर और ए पोटैटो एट वन एंड ऑफ ए थ्रेड। अब थ्रेड का एक पोटैटो को बांध दो ऐसे, और उसको पकड़ के आप इसको घुमाओ तो ये गोल 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 घूमेगा। तो ये गोल गोल जब घूम रहा है, ये तो स्ट्रेट नहीं घूम रहा है। तो जब स्ट्रेट घूमता है तो हम लीनियर मोशन बोलते हैं, लेकिन ये गोल गोल घूमता है तो इसको क्या मोशन बोलेंगे? ये बात आता है एक। दूसरा, जब हम मेरी गोल्ड में घूमते हैं बैठ के, तो मेरी गोल्ड में भी गोल गोल घुमाता है हमको। तो मेरी गोल्ड में हम जब घूमते हैं तो उसको कौन सा मोशन बोलते हैं? वो हम
पढ़ेंगे। तो इन द मोशन ऑफ ए इरेजर द सेम एज ऑफ ए मेरीगोल्ड राउंड, जैसा मेरीगोल्ड राउंड में घूमता है वैसे ही इरेजर और पोटैटो घुमा। अब स्टेटमेंट समझो, व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स अलोंग ए सर्कुलर पाथ, जब भी कोई चीज सर्कुलर पाथ में मूव करेगा, इट्स मोशन इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन, उस प्रकार की मोशन को बोला जाता है सर्कुलर मोशन। देखो इसको बोला जाएगा सर्कुलर मोशन, इन दोनों को क्या बोला जाएगा, सर्कुलर मोशन। फिर अब आते हैं और एक एक्टिविटीज करते हैं। एक्टिविटीज में बोलता है टाई एन इरेजर और पोटैटो एट द एंड ऑफ ए थ्रेड, थ्रेड में अभी बांध दिया, बांधने के बाद इसको क्या किया, सीधा इसको लटका दिया, ऐसे सीधा लटक गया है कि इरेजर, फिर उसको थोड़ा सा हैंग करके झुलाया ऐसे ऐसे आगे पीछे। तो एक बार देखा इधर जा रहा है, फिर दोबारा फिर रिटर्न आकर बैक आ रहा है, फिर से आ रहा है, तो आगे पीछे हो रहा है। ठीक है, इस प्रकार आगे पीछे मोशन को क्या बोलेंगे भाई, वो समझेंगे। जब स्विंग में हम लोग जाते हैं और स्विंग में झूला खेलते हैं तो झूला आगे जाती है, फिर पीछे आता है, फिर आगे जाता है, फिर पीछे आता है, तो आगे पीछे होता है। इस प्रकार के मोशन को कौन सा मोशन बोलेंगे, वो भी एक पार्ट है। ठीक है, चलो समझते हैं। हैंग द इरेजर बाय होल्डिंग द अदर एंड ऑफ द थ्रेड, कीप योर हैंड स्टीडी, स्टीडी करके रखो। यूजिंग द अदर हैंड टेक द इरेजर स्लाइटली ऑन साइड एंड द रिलीज, तो ऐसे ही बोलता है, थोड़ा सा हिलाओ इसको, आगे पीछे करो। ठीक है, डज इट स्टार्ट मूविंग टू और फ्रो, इसको बोलते हैं टू एंड फ्रो। देखो टू हो गया, इधर आया तो टू हो गया, फ्रो हो गया, फिर पीछे आया तो उसको फ्रो बोल दिए, तो टू एंड फ्रो मोशन। इज इट्स मोशन सिमिलर टू द मोशन ऑफ स्विंग, क्या सिमिलर होगा, स्विंग में भी वैसा ही है क्या, जी बिल्कुल, टू एंड फ्रो है। एक रेफरेंस पॉइंट बीच में ले लेंगे, तो एक बार इधर गया टू, है कि नहीं, और एक बार पीछे आया जो कि हो गया फ्रो, तो टू एंड फ्रो मोशन हो रहा है। इस प्रकार मोशन को क्या बोलते हैं, व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स टू एंड फ्रो अबाउट ए फिक्स्ड पोजीशन, एक फिक्स्ड पोजीशन से टू एंड फ्रो अगर होगा, इट्स मोशन इज कॉल्ड ऑसिलरेटरी मोशन, उस प्रकार मोशन को बोला जाता है ऑसिलरेटरी मोशन। ठीक है, अब घड़ी, पुराना जमाने में घड़ी आता था, एक पेंडुलम होता था, जो पेंडुलम होता था टक 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 आगे पीछे करता था, उसको बोलते हैं ऑसिलेटरी मोशन। ठीक है, अब आते हैं और एक चीज समझने के लिए ऑसिलेटरी मोशन का, और एक एक्सपेरिमेंट बोलता है टेक ए थीन मेटल स्ट्रिप अबाउट ए 50 सेंटीमीटर लॉन्ग, तो ये 50 सेंटीमीटर लॉन्ग हमने ले लिया। ठीक है, ये बुक के साथ हमने क्या किया, उसको दबा के रखा, होल्ड इट वन एंड प्रेस ऑन a table, you might use a few books or a brick to hold it, उसका ऊपर में कुछ बुक रखो या फिर ब्रिक्स रखो। प्रेस द फ्री एंड स्ट्रिप स्लाइटली एंड लेट इट्स गो, उसको थोड़ा नीचे दबा के फिर छोड़ दो। ऑब्जर्व द मोशन ऑफ दिस एंड ऑफ द स्ट्रिप, वो क्या होगा, आगे पीछे ऐसे होगा, धड़ धड़ स्प्रिंग जैसा होगा कि नहीं। तो ये इस प्रकार के मोशन को डज इट मूव्स अप एंड डाउन, क्या अप एंड डाउन मूव किया, जी बिल्कुल अप एंड डाउन मूव कर रहा है ऐसे ऐसे। तो अप एंड डाउन जब मूव करता है, दिस इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ ऑसिलेटरी मोशन, तो उसको ऑसिलेटरी मोशन भी बोला जाता है। ठीक है, क्लियरली समझ में आया कि नहीं आया, अच्छा। अब आते हैं इसका एक मोर टू नो समझते हैं। इफ एन ऑब्जेक्ट रिपीट इट्स पाथ आफ्टर ए फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम, जब वो रिपीट करेगा, जैसे कि सर्कुलर घूम रहा है, तो एक पॉइंट से शुरू हुआ था, उस पॉइंट से फिर घूम के फिर उसी पॉइंट में पहुंच गया, तो रिपीट किया, फिर उसी से फिर पहुंच गया, तो उसको रिपीट बोलते हैं। तो जब स्विंग करते हो, एक पॉइंट से तुमने आगे गया, फिर पीछे गया, फिर आके उस पॉइंट में पहुंचते हो, तो वो तो रिपीट हुआ सेम टू सेम। तो इस प्रकार की मोशन को क्या बोलते हैं, इट मोशन इज सेड टू बी पीरियडिक। ठीक है, इसको बोलते हैं पीरियडिक मोशन बोलते हैं। तो अब जब सर्कुलर मोशन हुआ या तुम्हारा ऑसिलेटरी मोशन हुआ, इस सब होते हैं पीरियडिक। व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज इन सर्कुलर मोशन, इट इज मूव्स अलोंग ए सर्कुलर पाथ अगेन एंड अगेन, जब वो सर्कल में घूमेगा तो अगेन एंड अगेन उसी पॉइंट को पहुंचेगा, फिर अगेन एंड अगेन उसी पॉइंट को पहुंचेगा, अगेन एंड अगेन उसी पॉइंट को पहुंचेगा। एंड object is oscillatory motion, also repeat the motion while the moving to and fro, जब वो ट्रू करे
एंड फ्रो करेगा, उसी पॉइंट को फिर बार बार पहुंचेगा, फिर गया, फिर आया, फिर उसी पॉइंट को आएगा। तो बोथ द सर्कुलर एंड ऑसिलेटरी मोशन, बोथ कौन कौन, सर्कुलर एंड द ऑसिलेटरी मोशन, बोथ द सर्कुलर एंड ऑसिलेटरी मोशन आर पीरियडिक इन नेचर। इसको क्या बोला जाएगा, पीरियडिक इन नेचर। अब आते हैं और एक एक्सपेरिमेंट करते हैं, ठीक। लुक एट द पिक्चर ऑफ द चिल्ड्रन पार्क और विजिट द पार्क। तुम्हारा जो पार्क है चिल्ड्रंस पार्क, वहाँ पे जाओ और जाने के बाद वहाँ पे ऑब्जर्व करो कि कौन सा क्या मोशन है, ठीक है। देखो, ऑब्जर्व द डिफरेंट काइंड ऑफ मोशन, क्लासीफाई देम एज लीनियर, सर्कुलर और ऑसिलेटरी मोशन, और उसको टेबल बनाने के लिए बोलता है। मान लो कि जी ये हो गया स्लाइडिंग, तो स्लाइडिंग क्या कौन सा होगा, ये सिंपल बात है, सीधा आएगा तो ये हो गया लीनियर मोशन। अब ये मेरीगोल्ड, मेरीगोल्ड क्या होगा, बिल्कुल सर्कुलर मोशन। ये स्विंग, तो स्विंग क्या होगा, ये होगा तुम्हारा ऑसिलेटरी मोशन, ठीक है। अच्छा, ऑसिलेटरी मोशन को पीरियडिक मोशन भी बोलते हैं, सर्कुलर मोशन को पीरियडिक मोशन भी बोलते हैं। इसके बाद ये अप एंड डाउन, ये ऑफ, ये डाउन, एक बार डाउन एक बार ऑफ, फिर ऑफ डाउन, तो ऑफ डाउन हो रहा है तो ये क्या होगा, ऑसिलेटरी मोशन। फिर यहाँ पे वो हैंग कर रही है, तो हैंग कर रही है तो ऐसे झूला झूलेगी आगे पीछे ऐसे करके, तो ये कौन सा मोशन होगा, ये भी ऑसिलेटरी मोशन होगा। तो ऑसिलेटरी मोशन और सर्कुलर मोशन को आप लोग पीरियडिक मोशन भी बोल सकते हो। क्लियरली समझ में आ गया। तो ये इसको पूरा फिलअप करना है आपको, ये फिलअप करने से पूरा डिटेल आपको मैंने समझा दिया, आप इसको फिलअप करोगे। उसके बाद ये आता है तुम्हारा क्वेश्चन आंसर, लेट अस एनहांस योर लर्निंग, ये है क्वेश्चन आंसर। लेकिन क्वेश्चन आंसर बनेगा हमारा नेक्स्ट पार्ट में, क्योंकि आप लोग जब थ्योरी समझ लोगे तब जाके आप क्वेश्चन आंसर कर सकते हो। तो क्वेश्चन आंसर के लिए मेरा नेक्स्ट वीडियो बनेगा। नेक्स्ट वीडियो को देखने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और आपको बेल आइकन को हिट करना पड़ेगा, ताकि हम जब भी इस वीडियो हम लोग अपलोड करें तब आपके पास पहुंच जाए। स्टूडेंट्स के लिए मैथ, साइंस, इंग्लिश हम रेगुलरली अपडेट कर रहे हैं, हमारे सारे प्लेलिस्ट में है, चैनल में है, देख सकते हैं। उसके साथ मोटिवेशनल स्पीच देते हैं, बच्चों को बहुत मोटिवेशनल स्पीच चाहिए, बहुत अच्छा फैक्ट चाहिए, आप जाके मेरे चैनल में प्लेलिस्ट में देखिए, ज़िंदगी बदल जाएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।